हेलो गाइस, वेलकम टू बीइंग टीचर। मैं अंकिता अवस्थी। आज के इस वीडियो में आपको चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। जैसा कि आपको पता होगा कि कल मैंने एक वीडियो बनाया था जो इसका पार्ट 1 था, जिसमें मैंने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट किया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारी प्लेलिस्ट से उस वीडियो को सबसे पहले कंप्लीट करिएगा, देन उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। क्योंकि मैं जो CDP का सिलेबस है मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम पेज को ज़रूर से ज्वाइन करिएगा, वहाँ पर आपको सिलेबस मिल जाएगा। तो जो CDP का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको ये पूरा कंप्लीट करवा रही हूँ। तो कल के दिन मैंने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कराया था और आज ये चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 के 50 क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं, तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर से देखिएगा क्योंकि एक एक क्वेश्चन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चंस में देखेंगे लिखा हुआ भी है, जब क्वेश्चन आया है, मतलब जैसे 2020 में आया है या फिर 2011 में आया है, मतलब इस तरह से क्वेश्चंस इसमें जो दिए हैं उसके आगे लिखा भी है कि किस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब कि ये सारे ही क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए, ठीक है। और PDF फाइल, जैसा मैंने आपको बताया ही है कि PDF फाइल हमारे टेलीग्राम के लिंक पे मिल जाएगी, वहाँ से आप ले सकते हैं। और एक बात आपको फटाफट से बता देती हूँ, उसके बाद फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि अगर आपको यूपी टेट का जो फॉर्म आ रहा है उसको फिल करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे चैनल पे कई सारे वीडियोस अपलोड भी किए गए हैं फॉर्म को फिल करने से रिलेटेड। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल पे ज़रूर से एक बार देखिएगा और गो थ्रू ज़रूर से करिएगा, आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है फॉर्म भरने में, ठीक है। और जो ये CDP का सिलेबस है, जो भी मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ, ये CTET और टेट, वैसे तो अभी प्रायोरिटी हमारी यूपी टेट की है क्योंकि इसका बहुत ही नज़दीक हमारा एग्ज़ाम है। बट आपको पता ही है कि सिमिलर कुछ ही पॉइंट्स होते हैं जो चेंज होते हैं, बट सिमिलर ही है हमारा सिलेबस, तो इसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। अगर कोई किसी भी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूज़न है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और हाँ प्लीज़ वीडियो कैसा लगता है आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे कि हम आगे भी आपको वीडियोस ऐसे ही कंटिन्यू प्रोवाइड करा पाएँ, ठीक है। तो देखिए, जो सेकेंड चैप्टर है उसका नाम है विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ उसका संबंध। तो चलिए इस चैप्टर के हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभिवृद्धि एवं उनकी विशेषताएं, इस टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि बच्चे की वृद्धि मुख्यतः किससे रिलेटेड है? शारीरिक विकास से, सामाजिक विकास से, भावात्मक विकास से या फिर नैतिक विकास से? बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है कि जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है, जो वृद्धि होती है, वो किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक विकास से, फिजिकल से, ठीक है। कैसे? यहाँ पर एक बार पढ़िए, लिखा हुआ है कि बच्चे की वृद्धि मुख्यतः शारीरिक विकास से संबंधित होती है, जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है उससे रिलेट करती है। दूसरे शब्दों में कहें तो कोशिकाओं की गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि कहलाती है, अथवा व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को वृद्धि कहा जाता है, ठीक है। मानव अभिवृद्धि की प्रकृति के अध्ययन से ये ज्ञात होता है कि जो बालक है इसके शरीर और व्यवहार के आकार प्रकार में किस प्रकार का परिवर्तन घटित होता है, ठीक है। जब प्रेगनेंसी होती है उससे लेकर के शैशवावस्था आती है, बाल्यावस्था आती है, किशोरावस्था आती है, इससे होते हुए प्रौढ़ावस्था तक पहुंचने के दौरान व्यक्ति के जो बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे बॉडी पार्ट्स होते हैं जिनके शेप्स होते हैं, लेंथ होती है, इन सब में वेट होता है, इन सब में काफ़ी सारे चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि वृद्धि मुख्यतः किससे रिलेटेड है, तो आप क्या टिक करके आएंगे? शारीरिक विकास से, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वृद्धि की विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? पहला ऑप्शन, यह एक मात्रात्मक पहलू है। नेक्स्ट है, यह मापने योग्य नहीं है। थर्ड है, यह जीवन पर्यंत नहीं है। और यह केवल शारीरिक विकास को दर्शाता है। क्या पूछा गया है कि वृद्धि की विशेषता का प्रतिनिधित्व क्या नॉट मतलब नहीं करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, ये है मापने योग्य नहीं है। तो देखिए जो वृद्धि होती है, वृद्धि मतलब ग्रोथ, ठीक है। तो जो ग्रोथ होती है उसको हम माप सकते हैं, बट जो डेवलपमेंट होता है हम उसको नहीं माप सकते हैं, है ना। जो ग्रोथ होती है उसके एक मापने की लिमिट होती है, बट डेवलपमेंट की कोई मापने की लिमिट ही नहीं होती, उसको हम माप ही नहीं सकते,
ठीक है, अभी उसका भी आगे मैं डिफरेंस बताऊंगी। तो इसका राइट आंसर आप बी पे टिक करके आएंगे। तो इसमें ये लिखा हुआ है, जो 3 पॉइंट्स बचे हुए हैं, कि ये एक मात्रात्मक पहलू है, द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि ये जीवन पर्यंत नहीं है, ये भी सही है। नेक्स्ट है ये केवल शारीरिक विकास को दर्शाता है, ये भी सही है। क्या प्रतिनिधित्व नहीं करता है, ये प्रतिनिधित्व नहीं करता है कि यह मापने योग्य नहीं है। ठीक है, इसको मापा जा सकता है। इसके बारे में यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है कि वृद्धि एक मात्रात्मक पहलू है, इसे मापा जा सकता है। ठीक है, वृद्धि का संबंध शारीरिक परिपक्वता से होता है, ये निश्चित आयु के पश्चात रुक भी जाती है और व्यक्तिगत भेद भी होता है वृद्धि में। ठीक है, क्लियर है, ये सारे पॉइंट्स अच्छे से लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है कि वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है। अभिवृद्धि शारीरिक होती है या मात्रात्मक होती है या फिर मापनीय होती है या फिर जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। वृद्धि के बारे में पूछा गया है, क्या सही नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में, कि जो ग्रोथ है और जो सबसे पहले याद रखिएगा कि जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। ठीक है, अगर हम इनमें डिफरेंस देखें तो जो वृद्धि होती है ये शारीरिक होती है। ठीक है, और जो विकास होता है, मतलब जो डेवलपमेंट होता है, वो शारीरिक और मानसिक, मतलब फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से होता है। फिर आते हैं वृद्धि पे। ग्रोथ कैसे होती है? ग्रोथ मात्रात्मक रूप से दर्शाया उसको जा सकता है, और उसको कैसे, डेवलपमेंट को, उसको गुणात्मक रूप से दर्शाया जा सकता है। वृद्धि मैंने अभी ऊपर ही बताया, जो ग्रोथ है वो मापनीय होती है, आप उसको माप सकते हैं। बट डेवलपमेंट आप ये थोड़ी ना माप सकते कि आपका कितना डेवलपमेंट हुआ है, मापा नहीं जा सकता ना, इसलिए बोला गया है कि डेवलपमेंट मापा नहीं जा सकता। फिर जो ग्रोथ आती है, ये क्या होता है, ये निश्चित आयु तक चलने वाली एक प्रोसेस होती है। ठीक है, एक ऐसी आयु आती है जब हमारी ग्रोथ रुक जाती है पूरी तरह से। बट जो डेवलपमेंट होता है ये हमारा लाइफ टाइम चलता है। ठीक है, क्लियर है। अब जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो देखिए यहाँ पर डिफरेंस लिखा भी है, तो आप हमारी PDF फाइल ले लीजिएगा, आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी नंबर, मतलब कि अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ये वृद्धि के बारे में लिखा हुआ है। जबकि कौन सी ऐसा प्रोसेस है जो जीवन पर्यंत चलता है, डेवलपमेंट। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट हमारा 4th नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन किस टॉपिक से है? विकास का अर्थ और उसकी विशेषताएं। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि कौन सा स्टेटमेंट सत्य नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट सत्य नहीं है। लिखा हुआ है सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है कि वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है कि विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। और नेक्स्ट है शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो इसमें जो लिखा हुआ है कि जो डेवलपमेंट है ये एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, जबकि मैंने अभी आपको बताया कि मात्रात्मक प्रक्रिया कौन है, ग्रोथ। ठीक है, और गुणात्मक प्रक्रिया कौन है, डेवलपमेंट। द राइट आंसर इज, इसमें नहीं पूछा गया, द राइट आंसर इज सी नंबर। ठीक है, तो इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि जो मात्रात्मक प्रक्रिया है वो हमारी ग्रोथ है, जबकि डेवलपमेंट जो है ये एक गुणात्मक परिवर्तनों को मतलब जो गुणात्मक परिवर्तन होते हैं उसी को बेसिकली हम डेवलपमेंट बोलते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट, वो हो जाएगा गुणात्मक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, जो है शारीरिक, संज्ञात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, या संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, या फिर आध्यात्मिक और सामाजिक और मनोवैज्ञानिक, या मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक, या फिर शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। लिखा हुआ है कि मानव विकास जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है उसके क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। उसको किन किन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? तो देखिए लिखा हुआ है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, यहाँ पे पढ़िए, इसको जब आप पढ़ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले क्या होता है कि जो ह्यूमन होता है उसका डेवलपमेंट जो होता है ये अलग अलग क्षेत्रों में साथ साथ में होता रहता है। ठीक है, साथ ही साथ उनमें आपसी सामंजस्य भी स्थापित हो जाता है। जैसे कि क्या हुआ, आप इस क्षेत्र में गए, ठीक है, तो इस क्षेत्र में भी कुछ ना कुछ तो आपका डेवलपमेंट हुआ ना। दूसरे क्षेत्र में गए, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ आपने आपसी सामंजस्य स्थापित किया और वहाँ पर भी कुछ ना कुछ आपका डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, इस तरह से
यही चीज़ बोली गई है कि आपसी सामंजस्य भी स्थापित होता रहता है और वे एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते रहते हैं। ठीक है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। शारीरिक विकास, इसमें मानव किसी भी कार्य को करने के लिए शारीरिक रूप से तैयार होता है। उसके बाद वह उस क्षेत्र के बारे में जानकारी लेकर और उसे अपने संज्ञान में लाकर उन पर विचार करता है और उसके बाद उस पर अपने विचारों को सोच समझकर उसे प्रस्तुत करता है और अंत में सामाजिक विकास की आवश्यकता होती है। तो आप अगर टिक करना होगा तो क्या टिक करके आएंगे? जो सीक्वेंस मैंने अभी फर्स्ट नंबर पे बताया उस सीक्वेंस को टिक करके आएंगे। कौन सा सीक्वेंस है? शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर कहता है मानव जाति में विकास होता है किससे, मतलब कब होता है? जब डेवलपमेंट जो होता है वो कब होता है मानव जाति में। ठीक है, अभी चलिए इसको भी हम समझते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शंस लिखे हुए हैं, जस्ट अ सेकंड। यहाँ पे 4 ऑप्शंस लिखे हुए हैं। लिखा हुआ है किशोरावस्था के अंत तक, फिर लिखा हुआ है बाल्यावस्था के अंत तक, फिर लिखा हुआ है प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ तक, या फिर जीवन पर्यंत। बोला गया है मानव जाति में डेवलपमेंट। ठीक है, मैंने अभी आपको इससे पहले क्या बताया था, जब डिफरेंस बताया था कि जो डेवलपमेंट है ये कैसी प्रक्रिया है, ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, देखिए क्या होता है, जो डेवलपमेंट होता है इसकी अवस्था में कई स्तर भी होते हैं। कौन कौन से पता होगा? भ्रूणावस्था होता है, शैशवावस्था होता है, बाल्यावस्था होता है, किशोरावस्था होता है, प्रौढ़ावस्था होता है और वृद्धावस्था होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मुझे नहीं लगता एक्सप्लेन करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों को की सही पहचान करता है? तो इसमें 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। जो इसमें राइट ऑप्शन है वो है डी नंबर, जो शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। ये जो ऑप्शन लिखा हुआ है अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया था, ऐसे ही कुछ पॉइंट बताया था। उसमें क्या था? उसमें सबसे पहले शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक था और बाद में सामाजिक था। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें संवेगात्मक वही चीज़ है ना, सामाजिक पहले आ गया है, संवेगात्मक बाद में चला गया है। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि व्यापक आयामों की सही पहचान करना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कई आयामों में विभक्त किया गया है। आप ये पांचों पढ़ लीजिएगा। ये पांचों पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे कहीं भी किसी भी तरह से क्वेश्चन बन सकता है, पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर कि विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। दैट इज नॉट, मतलब कि अभी मैंने आपको बताया था कि जो डेवलपमेंट है वो एक अलग है, जो ग्रोथ है वो अलग है। बट जो ग्रोथ है, मैंने ये बताया था, जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है, मतलब वृद्धि विकास में ही समाहित है। ठीक है, बट अगर बोला जाए कि ये पर्यायवाची है जिस उसका सेम वर्ड है, तो दिस इज नॉट राइट। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा डिफरेंस बताया था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, तो कैसे भी पर्यायवाची नहीं हो सकता। तो ये यहीं पे बिल्कुल कट हो गया, क्योंकि विकास जो होता है वो सतत चलने वाली प्रक्रिया है और जो वृद्धि होती है वो एक टाइम तक ही चलती है। वृद्धि में क्या होता है? मात्रात्मक वृद्धि है, और उसमें क्या होता है? गुणात्मक रूप से होता है। तो ये बहुत सारे ऐसे गुणात्मक रूप से परिवर्तन होता है। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें नॉट पूछा गया है इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन कि विकास का एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। ये अधिनियम के अनुसार 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस अधिनियम के अनुसार क्या सही है? यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का और वह संधि काल सबसे अधिक दुखी काल होता है। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट लिखा हुआ है। अब मैं क्लियर करती हूँ। यहाँ पे पूछा गया था कि विकास का एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। इसमें क्या होता है? देखिए यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, इसके साथ में हम समझते हैं। लिखा हुआ है कि मानव जीवन का सबसे आरामदायक और खुशी का जो काल होता है वो कौन सा काल होता है? जन्म के प्रथम वर्ष को माना जाता है। अब जन्म का प्रथम वर्ष होता कौन है ये भी अभी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये जो अवस्था होती है, इस अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में बालक दुख की भावना से अनभिज्ञ होता, मतलब उसको पता ही नहीं होता है कि दुख सुख होता क्या है। ठीक है, वो तो उसको क्या होता है, उसको
हंसी खुशी ही मतलब डील किया जाता है कि हाँ उसको खुशियाँ खुशियाँ, क्योंकि बच्चे होते हैं तो कैसे भी दुख नहीं दिया जा सकता, ठीक है। जबकि वह संधि काल संघर्ष का काल माना जाता है, क्योंकि ये जो अवस्था होती है इसमें बालक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है तथा समायोजन की क्षमता में कमी के कारण तनाव का सामना करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी अभी जो फोर्थ पॉइंट लिखा हुआ है कि जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का होता है, उसके बाद वह संधिकाल जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा दुख होता है। तो ये बहुत ही क्लियर लिखा हुआ है, तो डी नंबर जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी ये भी आपको पता चल जाएगा कि कौन सा काल होता है जिसमें ज़्यादा खुशी होती है और कौन सा काल होता है जिसमें ज़्यादा दुख होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। तो जो लिखा हुआ है कि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं, सही नहीं है पूछा है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं, ये गलत है, क्योंकि जो विकास होता है प्रत्येक विकास के क्षेत्र में खतरा जरूर होता है, उसकी जरूर इन द सेंस उसके खतरे होने की संभावनाएं जरूर से होती हैं। ये बिल्कुल नहीं बोल सकते कि वहाँ पर बिल्कुल भी खतरा नहीं होता है, ठीक है। खतरा होने की संभावनाएं होती हैं। नेक्स्ट है विकास का अर्थ क्या है। तो विकास का अर्थ होता है परिपक्वता और अनुभव के फलस्वरूप जो भी हमारे परिवर्तन होती हैं उनकी एक श्रृंखला, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी नंबर। विकास एक परिवर्तन है जिसमें जैसा अभी मैंने बताया था उत्तरोत्तर का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है गुणात्मक, ठीक है, जिसमें गुणात्मक वृद्धि होती है। मात्रात्मक इसमें होती है, ग्रोथ में मतलब वृद्धि में मात्रात्मक होती है। समय की दृष्टि से व्यक्ति में जो परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं वे विकास कहलाते हैं। विकास मानव के शारीरिक और मानसिक परिपक्वता के साथ उसके अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की एक श्रृंखला है जो जीवन पर्यंत चलती है। ये तो अभी मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें जो लिखा हुआ है कि विकास उकसाने या बढ़ावा देने से होता है, तो ये गलत है। इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है सत्य नहीं है, तो ये इसका गलत है, मतलब ये राइट आंसर है इसका। विकास की विशेषताएं क्या है। विकास की विशेषताएं हैं कि विकास सांस्कृतिक और वातावरणीय परिवर्तनों से प्रभावित होता है। जैसे कि अगर आप जैसे कहीं पे गाली गलौज हो रहा है, ठीक है, आप वहाँ पे गए, मतलब एक अवस्था ऐसी होती है जब हम चीज़ों को बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है। तो वो जो डेवलपमेंट उस टाइम पर हमारा डेवलपमेंट जो होता है वो डेवलपमेंट कैसा होता है, वो एक अनभिज्ञ तरह से डेवलपमेंट हमारा हो जाता है। तो ये हमारा अगर वहाँ पे एक जगह पे गाली गलौज हो रही है तो वहाँ ऐसी अवस्था हुई कि आप वहाँ पर गए और आपने बहुत जल्दी उसको ऑब्जर्व कर लिया, वो चीज़ आप में गाली विच इज़ वेरी रॉन्ग, ओके तो आपने वो ऑब्जर्व कर लिया, तो ये चीज़ रॉन्ग हो गई। उसके बाद एक साइड में बहुत अच्छी बातें ठीक ठीक से बातें हो रही हैं, उस वातावरण में आप गए, उस एटमॉस्फेयर में आप गए, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ से जो ऑब्जर्व करेंगे वो अच्छा अच्छा ऑब्जर्व करेंगे। तो इससे क्या पता चलता है कि जो एटमॉस्फेयर है उसका बहुत बड़ा रोल होता है हमारे डेवलपमेंट में, ठीक है। तो बस वही चीज़ यहाँ पर मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया। नेक्स्ट है कि विकास जो है इसकी प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। बिल्कुल क्लियर है कि जो जो अपनी अवस्था होती है, जैसे बाल्यावस्था है उसमें हम अलग से डेवलपमेंट हमारे जब डेवलपमेंट होता है उसमें अलग अलग चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद जो शैशवावस्था आती है उसमें भी हम अलग अलग तरह के ऑब्जर्वेशंस करते हैं, तो वो जो डेवलपमेंट होता है वो एक अलग तरह से होता है। तो वही चीज़ है कि अपनी विशेषताएं जो होती हैं वो प्रत्येक अवस्था में अलग अलग तरह से होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि विकास के प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, अर्थात विकास को सही दिशा नहीं दी गई तो नकारात्मक विकास उत्पन्न भी हो सकती है। जैसा अभी मैंने एक एग्जांपल दिया कि आप अगर गाली गलौज वाली जगह पे जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि 1-2% आप में कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन आएगा, ठीक है। तो बस वही है कि एटमॉस्फेयर का बहुत ज़्यादा हमारा फर्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारे ग्रोथ पे, डेवलपमेंट पे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब हम बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है। तो विकास में वृद्धि से तात्पर्य है वजन में वृद्धि, ठीक है। वृद्धि में क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि विकास में वृद्धि से तात्पर्य वजन में वृद्धि से होता है। चूंकि जो वृद्धि है वो मात्रात्मक होती है, एक निश्चित समय तक ही चलती है, इसलिए वजन में वृद्धि को विकास में वृद्धि माना जाता है। क्लियर, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, समझाने की जरूरत नहीं है।
नेक्स्ट है कि मानव विकास क्या है। तो मानव विकास जो है वो मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है, मतलब कि डेवलपमेंट भी ज़रूरी है और ग्रोथ भी ज़रूरी है। तो ए एंड बी दोनों ही आंसर सही हैं। अब देखिए मात्रात्मक से क्या होता है, हमारी लेंथ, वेट और जो हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं उनका शेप एंड साइज वो काफ़ी बदलता है, ठीक है। तो ये मात्रात्मक परिवर्तन हो गया। गुणात्मक परिवर्तन में क्या होता है, हमारी मेंटल अवेलेबिलिटी होती है, हमारा इंटरेस्ट होता है, हम सोशली कैसे अटैच्ड होते हैं, हमें किन चीज़ों में ज़्यादा रुचि होती है, किस में नहीं होती है, ये सारी चीज़ें डेवलप करती हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया गुणात्मक। समझ में आ गया। मतलब देखिए आपको मात्रात्मक मतलब वृद्धि किस में होता है ये, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक टाइम ऐसा आता है कि हमारी लंबाई और चौड़ाई और ये भार और ये बॉडी पार्ट्स बढ़ना घटना कम पड़ जाते हैं, ठीक है, मतलब रुक ही जाते हैं पूरी तरह से। बट डेवलपमेंट जो है वो हमारा बढ़ता रहता है। जैसे हम अगर बुजुर्ग भी होते हैं, अगर हम ओल्ड भी हो जाते हैं, तो ओल्ड भी होने के बाद क्या होता है, हम और भी बहुत सारी चीज़ों का, ओल्ड होने का एक अलग एक्सपीरियंस होता है, हम उस टाइम पर भी कुछ डेवलप करते हैं, कुछ ग्रोथ करते हैं, सॉरी डेवलप करते हैं, ग्रोथ नहीं करते हैं, डेवलपमेंट होता है हमारा उस टाइम पे। कुछ जैसे कुछ अलग अलग चीज़ों को समझा, क्योंकि पहली बार हुए ना ओल्ड, तो वही है ना कि हमारा डेवलपमेंट भी उस टाइम पर होता है, तो इसलिए डेवलपमेंट बोला गया है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर आपको पता चल गया होगा, डी नंबर है, ए और बी दोनों ही। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित सूची में से बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन की पहचान करें। तो देखिए गुणात्मक का मैंने आपको क्या बताया था, गुणात्मक मतलब डेवलपमेंट, मतलब कि विकास, ठीक है, और मात्रात्मक मतलब वृद्धि, मतलब ग्रोथ, ठीक है। तो गुणात्मक इसमें लिखिए, लिखा हुआ है वजन, मतलब कि हमारा हो गया मात्रात्मक, बाल मतलब कि हो गया मात्रात्मक, दांत मतलब कि हो गया मात्रात्मक। आता है दृष्टि, दृष्टि बचता है जो हमारा आता है गुणात्मक में, ठीक है, क्लियर है ये चीज़। तो बालकों के विकास में परिवर्तन दो प्रकार से होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक। वजन, बाल, दांत, लंबाई मात्रात्मक परिवर्तन, और दृष्टि, सूझ, मानसिक योग्यता, क्षमता आदि गुणात्मक परिवर्तन में आते हैं। क्लियर है, अब इसको ज़्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है परिपक्वता का अर्थ और अधिगम से रिलेट करना, इससे संबंध। निम्नलिखित में से अधिगम संबंधी कौन सा कथन सही नहीं है। अधिगम का मतलब होता है क्या, लर्निंग, ठीक है, अधिगम का मतलब होता है लर्निंग। लिखा हुआ है अधिगम संबंधी क्या सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि परिपक्वता का इससे कोई संबंध नहीं है, दिस इज रॉन्ग। लिखा हुआ है कि अधिगम तभी सुचारू रूप से हो सकता है जब उचित वातावरण हो, मतलब लर्निंग आप तभी अच्छे से कर पाएंगे जब एक एटमॉस्फेयर आपको अच्छा मिले, अधिगम सामग्री हो और बालकों में अभिप्रेरणा स्तर विद्यमान हो, साथ ही बालक अपने आयु के हिसाब से परिपक्व हो चुके हों, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है परिपक्वता का एक उदाहरण है कि जब बालक सीखता है पढ़ना, चलना, चित्रांकन करना या फिर साइकिल चलाना। तो जब बालक जो है वो चलना सीखता है, मतलब डी नंबर जो लिखा हुआ है, चलना सीखता है, तब एक मिनट यहाँ पर देखिएगा, लिखा हुआ है कि परिपक्वता एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। इसका एक उदाहरण पूछा गया था, तो इसका उदाहरण है जब बालक चलना सीखता है। तो परिपक्वता एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, ये डेवलपमेंट और जो अनुभव होता है इसके फलस्वरूप आता है। परिपक्वता का उदाहरण होता है जब बालक चलना सीखता है, तो प्रारंभ में वो सबसे पहले धीमे धीमे चलता है, ठीक है, उसके बाद में डेवलपमेंट होता है, अनुभव आता है, उसको धीरे धीरे चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है, तो वो उसकी धीरे धीरे क्षमता बढ़ जाती है, चलने भी वो धीरे धीरे तेज लगता है, ठीक है। तो बस वही चीज़ें, चलने की गति भी उसकी तेज होने लगती है, तो वही चीज़ यहाँ पर बोली गई है। तो परिपक्वता का एक उदाहरण जब बालक चलना सीखता है, डी नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि अधिगम और परिपक्वता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर सबसे पहला है कि यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता है तो मनुष्य केवल निम्न स्तर तक ही सीमित रह जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें बिल्कुल ये ज़रूरी नहीं है कि परिपक्वता ही बहुत वो इम्पोर्टेंट है, हमें अधिगम भी ज़रूरी होता है। अधिगम और परिपक्वता दोनों ही तत्व मानव विकास, मतलब जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, इसलिए ये चीज़ बोली गई है। अगर एक चीज़ रहेगी तो हमारा डेवलपमेंट ढंग से नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये इससे अलग करती है, परंतु अधिगम एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, इस स्तर पर परिपक्वता अधिगम से अलग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य परिपक्वन से पहले
प्रशिक्षित करना प्रायः, इसमें 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। लिखा हुआ है कि लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। दिस इज राइट। यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा, क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें। तो आप ये डी नंबर करेक्ट करके आइएगा। थोड़ा हम जल्दी स्पीड बढ़ाते हैं क्योंकि हमें आगे भी आपको वीडियोस कंप्लीट कराने हैं। नेक्स्ट है कि परिपक्वता का संबंध है किससे? विकास से, बुद्धि से, सृजनात्मकता से या फिर रुचि से। तो जो डेवलपमेंट है, ऑब्वियस सी बात है कि डेवलपमेंट जो है उसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है होना। तो इसका संबंध इससे है। विकास वो प्रक्रिया है जिसमें बालक मानसिक और शारीरिक रूप से परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। तो इसमें दोनों आ जाते हैं। तो विकास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिलेट करता है इससे। सॉरी। नेक्स्ट है कि विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का किससे है? उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्यक्ति का विकास क्रमिक रूप से होता है। जैसे जैसे व्यक्ति का विकास होता है वैसे वैसे उनमें परिपक्वता भी आती रहती है। ठीक इसी प्रकार उद्दीपन का संबंध प्रतिक्रिया से होता है, क्योंकि बिना उद्दीपन के प्रतिक्रिया नहीं हो सकती है। ये यहाँ पर ये जो पॉइंट लिखा हुआ है इसकी ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है कि परिपक्व विद्यार्थी, यहाँ पे 4 ऑप्शंस लिखे हुए हैं। परिपक्व विद्यार्थी अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। देखिए, जो ये क्वेश्चंस लिखे हुए हैं ये हमारे कॉमन सेंस वाली चीज़ें हैं, बट थोड़ा सा हमें प्रेशर डालना है दिमाग पे कि हाँ, कैसे हमारा डेवलपमेंट होता है, कैसे हम चीज़ों में इतना परिपक्व होते हैं, कैसे हम स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक की चीज़ों को सीखते हैं, कब डेवलपमेंट होता है, कब हमारा ग्रोथ होता है। ये सारी चीज़ें हमारी ही डेली लाइफ और हमारी ही लाइफ से काफ़ी रिलेट करती हैं। तो हम लोग को क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस जो हैं जिसमें कन्फ्यूज़न है उसके लिए तो मैं क्लियर कर रही हूँ, तभी समझा भी रही हूँ, एक्सप्लेनेशन के साथ में वीडियोज़ आपको दे रही हूँ। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं परिपक्व विद्यार्थी जो होते हैं वो। ठीक है, अब इसको हमें नहीं मतलब लगता है कि इसको मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ। लिखा हुआ है किसको परिपक्वता कहा जाता है? तो लिखा हुआ है प्राकृतिक जैविक विकास, इसको परिपक्वता कहा जाता है। परिपक्वता उन परिवर्तनों को इंगित करता है जो एक निर्धारित क्रम का अनुसरण करते हैं और प्रधानतः उस आनुवंशिक रूपरेखा से सुनिश्चित करते हैं जो हमारी समृद्धि और विकास में समानता उत्पन्न करते हैं। ठीक है, सामान्यतः प्राकृतिक जैविक विकास को परिपक्वता कहा जाता है और जो जैविक विकास होता है इसमें परिपक्वता का विशेष स्थान होता है। विकास क्रम में जब एक क्रिया अपने में पूर्ण हो जाती है तभी दूसरी प्रारंभ होती है। आपको मैंने ये चीज़ पहले बता रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक व्यक्ति मांसपेशियों का उपयोग करना सीखता है और इसके कारण एक कौशल प्राप्त करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है परिपक्वता। ठीक है, एक व्यक्ति मांसपेशियों का उपयोग करना सीखता है और उसके कारण एक कौशल प्राप्त कर लेता है। ये किसका एक एग्जाम्पल हो जाता है? ये एक परिपक्वता का एग्जाम्पल हो जाता है। कैसे? एक क्रिया का अपने में पूर्ण हो जाता है, पूर्ण हो जाना, उस क्रिया को अच्छे से सीख लेना, तो ये क्या हो गया? परिपक्वता हो गया। ठीक, विकास में परिपक्वता का एक अपना स्थान है, ये चीज़ आपको पहले से पता है। ठीक है, विकास क्रम में जब एक क्रिया अपने को पूरी कर लेती है और दूसरे स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पर देखिए समथिंग कुछ वैसा ही हो रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा परिपक्वता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर कि निम्नलिखित में से क्या एक शिक्षार्थी की परिपक्वता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए नंबर इज द राइट आंसर कि यह व्यक्तिगत विकास की एक सतत प्रक्रिया है। जो मैं उतनी देर से समझा रही हूँ, अब मैं नहीं समझाऊंगी, अभी आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक इज कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक परिवार, समुदाय, विद्यालय, संचार माध्यम। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं इसमें यहाँ पे, बट थोड़ा सा ट्रिकी हैं, आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। जो 4 ऑप्शन लिखे होते हैं ना, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही क्रिएट करते हैं। 2 ऑप्शन देने चाहिए थे। चलिए, एनीवे लिखा हुआ है कि विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन एक बार पढ़िए, देखिए डिफरेंट लग रहा है। एक उचित है, जो मैंने आपको डेवलपमेंट के बारे में अभी बताया था उससे रिलेट कर रहा है ये या नहीं कर रहा है ना। लिखा है कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। दिस इज राइट, एंड ये सीटेट में पूछा गया था।
देख लीजिए, यहाँ पर पूछा भी गया था ये इस पेपर में, आप एक बार देख लीजिए। ये फर्स्ट में जो फर्स्ट टू फिफ्थ का होता है उस पेपर में ये पूछा भी गया था। 2016 की बात है ये, आप नहीं मानते तो देख सकते हैं। तो इसमें आपको ये बी टिक करके आना है कि विकास जो है, मैंने आपको बताया, ये हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। मनुष्य को जन्म से लेकर मृत्यु तक ये प्रक्रिया चलती है। जो ये डेवलपमेंट है ये कई तरह के क्षेत्रों में होता है, जैसे मैंने आपको बताया फिजिकली, मेंटली, सोशली, बहुत तरह से, एजुकेशनली, काफ़ी तरह से इसका डेवलपमेंट होता है। अतः जो सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ है इस विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह भी करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट है कि किसके अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। सी नंबर इज द राइट आंसर। खेल समय बिताने का एक सुखद तरीका है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो कि बच्चों के विकास के लिए काफ़ी रोल प्ले करते हैं। कौन कौन से? जैसा पहला लिखा हुआ है कि वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, ठीक है। यह इनकी इंद्रियों को उत्तेजित करते हैं, ये भी ठीक है। फिर ये नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि इन्हें कब उपयोग किया जाए। ये भी है कि उनमें सोशली और मेंटली, फिजिकली बहुत सारे तरीकों से योगदान भी होता है। तो किसके अलावा पूछा गया था, तो ये है समय बिताने का सुखद तरीका है। इसके अलावा खेल युवा बच्चों के विकास में इन सब मामलों में काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है? कौन सा यहाँ पर कारक है जो बालक के विकास को प्रभावित करता है? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, पौष्टिक भोजन, रोग तथा चोट, ये तीनों ही हैं जो हमारे जो चाइल्ड डेवलपमेंट होता है उसको काफ़ी अफेक्ट करती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कौन कौन से हैं जो अफेक्ट करते हैं। यहाँ पे पॉइंट्स आप पढ़ लीजिएगा, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, आजकल अधिकतर विद्यालयों में संभागी समूह के लिए प्राथमिक ध्यान आधारित होता है। जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, आधारित होता है ग्रेड स्तर पर, आयु स्तर पर, योग्यता स्तर पर या फिर छात्र अनुराग पर। द राइट आंसर इज आयु स्तर पर। कैसे? आजकल विद्यार्थियों में पूछा गया है संभागी समूह के लिए प्राथमिक ध्यान किस पर आधारित होता है। तो इसके लिए जो आयु स्तर होता है इसके बालकों को के बीच में ये समन्वय स्थापित करके उनको बेहतर बनाए जाने की कोशिश करी जाती है। ठीक है, इसीलिए विद्यालयों में सबसे पहले आयु स्तर वाले जो बच्चे होते हैं, आयु स्तर वाले बालकों को उनके बीच ही समन्वय स्थापित किया जाता है। ठीक है, उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट, इसके निम्नलिखित में से कौन सा बालकों के अधिगम और विकास में सबसे अधिक योगदान देता है? द राइट आंसर इज बी नंबर की परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक। ये तीन जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा योगदान देते हैं। तो हमें इसके आगे पढ़ाने की ज़रूरत भी नहीं, मतलब बताने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि ये आपको पता ही है। तो ये देखिए कब पूछा गया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है? यहाँ पे जो सी नंबर लिखा हुआ है कि प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता है, दिस इज रॉन्ग, मतलब सही नहीं है बोला गया है। लिखा हुआ है अध्यापक वाला जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि अध्यापक का मुख्य कार्य क्या होता है? विद्यार्थी जो होते हैं उनके नकारात्मक भाव को दूर करके, मतलब जो भी उनका निगेटिविटी होती है उसमें पॉजिटिविटी, उसको दूर करके पॉजिटिविटी जो होती है उसका वहाँ उनके अंदर इन्वॉल्व करना है ना, मतलब उसका जो पॉजिटिव साइड है या फिर जो पॉजिटिविटी होती है उसका समावेश करना। ठीक है, ये अध्यापक का कार्य होता है और कुशल अध्यापक अपने कार्य को पूरा करते भी हैं। ठीक है, तो ये इसका क्लियर वर्जन है। यहाँ पे जो रॉन्ग लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता, दिस इज रॉन्ग। तो इसलिए यहाँ पे नहीं पूछा गया, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्लियर है? नेक्स्ट है कि बालक की प्रथम पाठशाला क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी, परिवार है। सबसे पहले बच्चा वहाँ पे होता है, माता उसकी सबसे पहली, मतलब पेरेंट्स जो होते हैं उसके सबसे पहले टीचर होते हैं। सबसे पहली शिक्षक कौन होती है? माता होती है। और सबसे पहला स्कूल कौन होता है? उसका परिवार, क्योंकि परिवार में जितना ज़्यादा हम लोग सीख सकते हैं उतना हम कहीं नहीं सीख सकते हैं। मानना है कि विद्यालय में काफ़ी चीज़ें सिखाई जाती हैं, बट एक परिवार में अलग से डेवलपमेंट होता है और वहाँ पर एक अलग डेवलपमेंट होता है। आया समझ में?
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? माता पिता पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे प्रारंभिक विकास पूछा गया है तो हमारे पेरेंट्स जो होते हैं उन पर ये निर्भर करता है। सबसे पहले शिक्षक हमारे पेरेंट्स ही होते हैं, तभी हम लोग उनको ज़्यादातर, काफ़ी लोग होते हैं जो शिक्षक, जो टीचर्स डे आता है उनको सबसे पहले विश करते हैं, जैसे कि मैं खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्धन परिवारों के बच्चे जो छोटे आकार के परिवार से संबंध हैं, उनको विकास के बेहतर वातावरण पाने के मौके होते हैं क्योंकि उन्हें बड़े परिवारों के निर्धन बच्चों की अपेक्षा, इसमें 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, क्या करना पड़ता है क्या नहीं करना पड़ता, ये पूछा गया है। उन्हें बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, निर्धन परिवार के वे बच्चे जो छोटे परिवार से संबंधित होते हैं, वे अपना जो डेवलपमेंट होता है बेहतर तरीके से कर सकते हैं और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें बेहतर वातावरण और परिस्थितियां भी प्राप्त होती हैं। क्लियर। नेक्स्ट है कि वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार। तो इसका राइट आंसर ऑब्वियस सी बात है, ये सभी वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। मतलब जो ग्रोथ होती है उनको प्रभावित करने वाले कारक ये तीनों ही हैं। तो जो जब प्रेगनेंसी होती है उसके टाइम पर भ्रूण में जो भ्रूण से लेकर के जो जन्म, मतलब जन्म तक का जो टाइम होता है और जन्म से प्रौढ़ावस्था तक का जो व्यक्ति जो होता है, उसमें जो भी हमारे परिवर्तन, मतलब जो चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आते हैं, तो उसमें जो भी हमारे जैसे जिन पर शिक्षण अथवा प्रशिक्षण का प्रभाव नहीं पड़ता है, वो सारे जो चेंजेस होते हैं वो अभिवृद्धि कहलाते हैं। जो भी उस टाइम पे ग्रोथ होती है वो अभिवृद्धि होती है। ठीक है, अभिवृद्धि को पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार, वंशानुक्रम आदि कारक प्रभावित करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं? ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, तो डी नंबर जो लिखा हुआ है शारीरिक गठन। शारीरिक गठन के अलावा सभी वातावरणीय कारक, यहाँ पे लिखा हुआ है किसके अतिरिक्त। अतिरिक्त का मतलब होता है एक्सेप्ट। ठीक है, हाँ ठीक है, अतिरिक्त मतलब होता है अलावा, किसके अलावा। ठीक है, तो शारीरिक गठन के अलावा सभी वातावरणीय कारक, जैसे पौष्टिकता की गुणवत्ता लिखी हुई है, संस्कृति है, सामाजिक सांस्कृतिक है, और पृष्ठभूमि है, शिक्षा की गुणवत्ता है, अभिभावक की आर्थिक स्थिति है, ये सारे बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास के में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। ये इसका राइट आंसर है, तो आप ए नंबर टिक कर लीजिएगा, इसका सबसे ज़्यादा भूमिका निभाता है। अब नेक्स्ट है कि हमारे जो अवस्थाएं हैं विकास की वो पढ़ेंगे। मानव विकास का सही क्रम क्या है? अच्छा, आप लोग ये बताइए कि बहुत ही इजी है, सबको पता होगा। सबसे पहले क्या आता है? शैशवावस्था आता है, फिर बाल्यावस्था आता है, फिर किशोरावस्था आता है और फिर प्रौढ़ावस्था आता है। शैशवावस्था कब से कब तक की होती है? जन्म से लेकर के 5 से या 6 वर्ष तक के बीच में। और जो बाल्यावस्था होती है वो 5 से 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष के बीच में। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष के बीच में। प्रौढ़ावस्था 18 से 14 वर्ष के बीच में, 40 वर्ष के बीच में। और वृद्धावस्था 40 के आगे जितनी भी एज आती है वो सारी वृद्धावस्था होती है। क्लियर है। जन्मोत्तर मतलब जन्म के बाद की विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था क्या है? दूसरी पूछी गई है। दूसरी प्रमुख अवस्था क्या है? बाल्यावस्था। सबसे पहली कौन सी है? सबसे पहली शैशवावस्था। ठीक है, शैशवावस्था पहली है, बाल्यावस्था दूसरी है। क्लियर। किशोरावस्था तीसरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? आपको पता ही है, प्रथम मैंने आपको बताया, प्रथम है शैशवा, द्वितीय है बाल्या, तृतीय है किशोरा, चतुर्थ है प्रौढ़ा। शैशवावस्था कब से कब तक की होती है ये भी मैंने अभी आपको बताया। शैशवावस्था होती है 5 से 6 वर्ष, मतलब जब से मतलब जब से जन्म होता है, जन्म से लेकर के 5 से या फिर 5 तक की या फिर 6 वर्ष तक की। ठीक है, जन्म से लेकर के 5 साल या 6 साल तक के बच्चे तक। ठीक है, उसमें शैशवावस्था होती है। क्लियर है। बाल्यावस्था 6 से 12 और किशोरावस्था 12 से 18। बाल्यावस्था अवस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक या 21 वर्ष तक या फिर कोई भी नहीं। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन कई तरह से बन सकते हैं। तो ये 12 वर्ष तक होती है, आपको मैंने ये बताया है। शैशवकाल की अवधि कितनी होती है? ठीक है, शैशवकाल की जो अवधि है ये जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक होती है।
जो शैशव काल होता है वो जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक का होता है, ठीक है। और शैशवावस्था कब से कब तक की होती है? 0 से लेकर के, मतलब जन्म से लेकर के 5 से 6 वर्ष के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य बचपन अवधि, ये आप पीडीएफ ले सकते हैं, आपको मिल जाएगी। मध्य बचपन अवधि कौन सी है? 2 वर्ष से 6 वर्ष, या 6 वर्ष से 11 वर्ष, या फिर 11 वर्ष के बाद, या फिर जन्म से 2 वर्ष। द राइट आंसर इज बी नंबर, मतलब 6 वर्ष से 11 वर्ष, ये मध्य बचपन अवधि होती है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, जैसे जो कोल है, ये भी नाम याद रखेगा, कोल ने जो डेवलपमेंट है इसकी अवस्थाओं का वर्गीकरण किया है। शैशवावस्था जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की कोल ने ये किया है, याद रखेंगे, कोल ने किया है। शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष तक, प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 5 तक, मध्य में जो बालक होता है वो 6 से 12 वर्ष तक, और जो बालिका होती है उसका 6 से 10 वर्ष। पूर्व किशोरावस्था या फिर उत्तर बाल्यावस्था बालक 13 से 14 और बालिका 11 से 12। प्रारंभिक किशोरावस्था बालक 15 से 16 और बालिका 17 से 18। मध्य किशोरावस्था 17 से 18 बालक और बालिका 15 से 17। और उत्तर किशोरावस्था और बालक जो होता है ये 19 से 20 और बालिका होती है 18 से 20। तो ये आपको स्टेटमेंट भी याद रखने हैं क्योंकि कोल ने ये बताया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसका आंसर है 6 to 11, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, जो हरलॉक हैं उन्होंने क्या बताया है, हरलॉक ने जो डेवलपमेंट हुआ है ह्यूमन का उसकी कुछ अवस्थाओं का वर्गीकृत किया है। कब से? गर्भकालीन अवस्था, गर्भाधारण से जन्म तक का पता होगा। शैशवावस्था जन्म से लेकर के 14 दिनों की अवस्था। देखिए कई तरह के लोगों ने तरह तरह के ईयर्स बताए हैं अवस्थाओं के। शैशवावस्था की कोल ने कुछ अलग बताया है, हरलॉक ने अलग बताया है, और अभी आगे भी आ सकते हैं कुछ लोग जो अलग अलग तरह से बता सकते हैं। तो ये आपको कोई ज़रूरी नहीं कि आप अपने मन का याद रखेंगे। ये जिन जिन लोगों ने जो जो अवस्थाएं जिस जिस ईयर की बताई हैं वो सारी आपको याद रखनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जरूर जाएंगे। यही क्वेश्चन जो होते हैं ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन पूछे जरूर जाते हैं, ठीक है। फिर बचपन के अवस्था बताई है हरलॉक ने 14 दिनों से 2 वर्ष तक की। पूर्व बाल्यावस्था बताई है हरलॉक ने 3 से 6 वर्ष तक की। और उत्तर बाल्यावस्था 6 से 11। ये जो वयाह संधि और पूर्व किशोरावस्था है 11 से 17 वर्ष तक की। किशोरावस्था है 17 से 21 वर्ष तक की। प्रौढ़ावस्था है 21 से 40। मध्यावस्था है 40 से 60 और वृद्धावस्था है 60 वर्ष से जीवन के अंत तक। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ जी, ये पूछा गया सीटेट के पेपर नंबर 1 में, जो हमारा 1st to 5th वाला होता है, और ये पूछा गया 2015 में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? डी नंबर 9 to 12। परिवर्ती बाल्यावस्था की आयु 9 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। इस आयु में शारीरिक विकास की गति कुछ धीमी हो जाती है, परंतु इस अवधि में शारीरिक विकास दृढ़ता की ओर उन्मुख होती है। यही कारण है कि 9 से 12 वर्ष की जो अवधि होती है इसको परिपाक काल कहते हैं। क्या कहते हैं? परिपाक काल। इंपॉर्टेंट है ब्रो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर से याद रखना है। बाल्यावस्था होता है कब से कब तक की? तो बाल्यावस्था 6ठे वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक की आयु में होती है। जब भी पूछा जाए हरलॉक के द्वारा या फिर कॉल के द्वारा, तो आप कुछ और बताएंगे जो उन्होंने बताया है। अगर कुछ भी किसी का स्टेटमेंट नहीं दिया गया, नॉर्मली पूछा गया बाल्यावस्था, तो आप 6ठे वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक की आयु का लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सारा पॉइंट लिखा हुआ है। फिर निम्नलिखित में से किस आयु सीमा को प्रारंभिक बचपन माना जाता है? तो ये जो 2 से लेकर के 6 वर्ष है, इसमें 2 से लेकर के 6 वर्ष तक की जो आयु है इसको प्रारंभिक बचपन माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे सारे पॉइंट लिखे हुए हैं कि शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष, ये चीज़ मैंने अभी आपको बताई है, ये चीज़ आप देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके ये क्वेश्चंस कुछ कंप्लीट हो जाते हैं, ये एंड था इसका। अब मैं आपको क्योंकि ये चैप्टर जो बहुत सेकंड वाला है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, तो मैं आपको इसके सारे ही क्वेश्चन जल्दी जल्दी से कंप्लीट करवा दूंगी। टोटल शायद इसके क्वेश्चंस होंगे 200 या 300 समथिंग, ठीक है। उसके आगे क्या होता है, उसके आगे एग्जाम पॉइंट जो 1 लाइनर मैंने कल बताए थे ना, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, जो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे उसमें बहुत सारे मतलब पूछे भी गए थे, कल मैंने आपको जो बताए थे, तो वो भी मुझे बताने हैं। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि जो एग्जाम पॉइंट वाले जो मुझे पॉइंटर बताने हैं, मतलब जो भी 1 लाइनर बताने हैं, वो 2-3 पेजेस हैं उसमें, मतलब कि अच्छे खासे 200 होंगे, तो उनको अलग बता दूंगी। और अभी कोशिश करूंगी कि कल के वीडियो में मैं आपको 100 क्वेश्चंस दूं, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप जरूर से वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा अगर वीडियो अच्छा लगता है। ओके, चलिए अच्छे से पढ़ाई करिए और
बाय बाय। थैंक यू।